आपका स्वागत है न्यूज इंडिया उत्तराखंड में। सबसे पहला जी। सवाल यही कि मैं बोरा जी की बात से शुरू करता हूं। क्या आखिरकार भाजपा ये क्या कर रही है? 2017 में इतना प्रचंड बहुमत, 57 सीटें आपको मिली, उसके बावजूद चुनाव से पहले आप अगर एक निर्दलीय विधायक को पार्टी में लाते हैं, समझ में आता है उनकी आस्था जागी है। मगर राजकुमार जो कि 5 साल विधायक रहे हैं कांग्रेस के, आप उन्हें चुनाव के बिल्कुल लास्ट में लाते हैं। पार्टी के अंदर के तो समीकरण जैसे बनते बिगड़ते होंगे आप समझते हैं, मगर लगातार अब ये आरोप कांग्रेस लगा रही है कि आखिरकार इस सब की आवश्यकता क्यों पड़ रही है भाजपा को? सीधे सीधे चुनावी महासंग्राम क्यों नहीं कर रही है 2022 का? जोशी जी। देखिए, गौरव जी, पहली बात तो मैं आपको ये बतलाऊं कि भारतीय जनता पार्टी एक आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है। हम एक विचारधारा को लेकर के चलते हैं। हम लोगों का पार्टी का जो सिस्टम है वो ये है कि भाई हमारा विचार, हमारी आइडियोलॉजी, हमारा नेतृत्व, अगर कोई कार्यकर्ता, कोई दल का नेता उसको स्वीकार करता है और उसको स्वीकार करने के बाद अगर वो प्रदेश की, अपने क्षेत्र की, अपने जनपद की सेवा में लगना चाहता, तो इसलिए एक कार्यकर्ता के रूप में हर किसी का स्वागत है। और उसके लिए जो है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी आइडियोलॉजी, अपने विचार, अपने नेतृत्व के आधार पर जो लोग आना चाहते हैं उनको हम पार्टी में आमंत्रित करते हैं। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को समझ करके, उसके नेतृत्व को समझ करके और आने वाले भविष्य को समझ करके और अपने क्षेत्र के विकास की योजनाओं के लिए प्रतिबद्ध होकर के जो लोग आगे आ रहे हैं, निश्चित तौर पर हमने उनका स्वागत किया है। लेकिन जो दल, जिन दलों में इतने लंबे समय से लोग काम कर रहे हैं और उन दलों में आज उनके दलों को, उनकी आइडियोलॉजी को, उनके नेतृत्व को, उनके विचार को जो लोग छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं, आखिर विचार तो उनको करना पड़ेगा कि भाई हमारे दल की क्या स्थिति हो गई है। जिन लोगों के, जो हमारे पुराने कार्यकर्ता थे, हमारे वरिष्ठ नेता थे, उनको एकजुट रख करके एक एक मैं कह सकता हूं कि एक तागे के अंदर उनको पिरो करके आखिर उनका नेतृत्व क्यों नहीं रख पा रहा। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? जिस दल में एक नहीं 10-10 लोग मुख्यमंत्री के दावेदार हो जाते हैं और एक उनके नेता प्रेशर बनाते हैं कि साहब मुझे मुख्यमंत्री बनाइए, अगर मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो पार्टी नहीं जीतेगी। इस तरह की जब स्थितियां, परिस्थितियां होती हैं, अब मैं अभी देख रहा था, मैं अभी कुमाऊं के दौरे पर हूं, रामनगर में हूं, जब आप और हम बात कर रहे हैं, हमारी एक बैठक चल रही है, तो अभी इस क्षेत्र में जो परिवर्तन यात्रा हुई वो जनता से तो मांग कर रहे हैं परिवर्तन की, लेकिन अपने अंदर मांग हो रही है कि नेता परिवर्तन फिर करो। कुछ मुट्ठी भर लोग तो रह गए, लेकिन तो भी परिवर्तन हो रहा है। और परिवर्तन यात्रा में भी जो लोगों ने मुझे बतलाया कि एक नेता का जो उद्देश्य था, एक उसका जो ध्येय था, उस पर भी वो कहीं न कहीं जो है कि सफल इसलिए नहीं हो पाए कि कोई गाड़ियां बदल रहा था, कोई सीट बदल रहा था, कोई अपने कार्यकर्ता को बदल रहा था, यानी वो परिवर्तन आपस में कर रहे थे। तो जब आपस में परिवर्तन करेंगे, क्या जनता दिखता नहीं कि जनता को क्या तमाशा हो रहा है? इसलिए आज जो लोग आ रहे हैं उसके पीछे जो सबसे बड़ा ध्येय है वो ये है कि लोगों को कहीं न कहीं लग रहा है कि ये जहाज डूब रहा है, और अगर डूब जहाज रहा है तो डूबते हुए जहाज में न बैठ करके हम ऐसे जहाज में चलें जो विकास रूपी जहाज हो, जिस जहाज का नेतृत्व जो है माननीय नरेंद्र मोदी जैसे एक व्यक्तित्व कर रहा हो और जो एक आइडियोलॉजी कैडर बेस्ड पार्टी हो, वहां जाकर के हमारा भविष्य भी सुरक्षित है, प्रदेश का भविष्य भी सुरक्षित है और हम सब लोग मिलकर के एक अच्छा काम कर सकते हैं। इस विचार के साथ लोग आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी इसी विचार को लेकर के जो आ रहे हैं उनका स्वागत कर रही है और उनको अपने दल में स्थान दे रही है। जोशी जी, एक सवाल अब इस पर यह बनता है कि क्या प्रीतम सिंह पवार और राजकुमार के बाद एक निर्दलीय आपके विधायक जो भीमताल से आते हैं, राम सिंह खेड़ा साहब, जो कि आपके एसोसिएट मेंबर भी हो गए, तमाम चाहे वो त्रिवेंद्र सरकार हो, तीरथ सरकार हो और अब पुष्कर सिंह धामी सरकार, कभी उनके तेवर जो हैं वो भाजपा के खिलाफ नहीं दिखाई दिए। एक सॉफ्ट कॉर्नर और साथ मिलकर और अक्सर आपके कार्यक्रमों में भी वो देखे गए। क्या अब राम सिंह खेड़ा इस कतार में अगला नाम है जो कि निर्दलीय के बाद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? और आप कुमाऊं के हर सीट से बहुत ही कहा जाए क्लोज तरीके से चीजों को जानते हैं, आपके समीकरण, क्योंकि वहां पर साहब मनोज शाह हो, गोविंद सिंह बिष्ट हो, तमाम कई ऐसे सारे नाम हैं जो दावेदारी कर रहे हैं। गोविंद सिंह बिष्ट कुछ ही वोटों से हारे हैं। राम सिंह खेड़ा, क्या, पहला सवाल, राम सिंह खेड़ा क्या पार्टी में आ सकते हैं? दूसरा, अगर आ सकते हैं
तो क्या आपके जो दूसरे समीकरण है वो बिगड़ते नहीं दिखाई देंगे? क्या क्या सच्चाई है इस पूरे मामले में? देखिए गौरव जी, जैसे मैंने आपसे पहले भी प्रश्न में कहा कि हमारी आइडियोलॉजी से, हमारे विचार से जो लोग प्रभावित होकर के, हमारे नेतृत्व से प्रभावित होकर के पार्टी में आते हैं, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि वो एक कार्यकर्ता के रूप में आते हैं। कोई भी व्यक्ति जब आता है वो कार्यकर्ता के रूप में आता है, न हम कोई टिकटार्थी के रूप पे, न हम उसको कोई पद या इस तरह का लालच देकर के बुलवाते हैं। तो अब स्वाभाविक है, अगर कोई भी व्यक्ति अगर पार्टी में आता है प्रदेश के अंदर जो 70 की 70 विधानसभाओं में, तो मैंने पहले भी कहा कि भाई पार्टी ने उस पर विचार करके उनका ज्वाइनिंग हुई है। अब आगे जो प्रश्न आपने मेरे से किया, ये हमारा राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व के लोग इन विषयों को तय करते हैं। भाई कौन पार्टी में आएंगे, कौन नहीं आएंगे, कौन कार्यकर्ता पार्टी की आइडियोलॉजी विचारधारा को समझ सकता है, कौन नहीं समझ सकता है। पहला प्रश्न तो ये है। दूसरा जो आपने कहा कि टिकट की बात की, देखो टिकट की बात तो अभी बहुत दूर है, किसी के लिए भी बहुत दूर की बात है। ये कहना बड़ा नामुमकिन है कि भाई कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। आपने कल ही देखा होगा कि देश के अंदर एक राज्य में एक परिवर्तन हुआ। सारे आप लोग एक कयास लगा के बैठे थे कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन जो चेहरा आया, मुझे नहीं लगता कि देश के किसी भी टीवी चैनल ने हमारे माननीय भूपेंद्र जी के चेहरे को नहीं दिखाया, जो आज गुजरात के सम्मानित मुख्यमंत्री हैं। इसलिए ये कहना कि किस सीट से कौन लड़ेगा, देखिए ये बहुत दूर की बात है। हाँ, एक कार्यकर्ता के रूप में हमारी आइडियोलॉजी को अगर कोई भी व्यक्ति स्वीकार करता है तो उसका स्वागत है। मैं सिर्फ आपके प्रश्न का इतना उत्तर दे सकता हूं। जोशी जी, ये तो हमने खूब देखा उत्तराखंड में भी 2017 में जब आप प्रचंड बहुमत की सरकार लाए तो बहुत सारे नाम आए कि ये साहब मुख्यमंत्री बन रहे हैं, ये साहब मुख्यमंत्री बन रहे हैं। मगर जब सुरक्षा घेरा बढ़ा त्रिवेंद्र सिंह रावत का, तभी पता चला त्रिवेंद्र सिंह रावत बन रहे हैं। जब पहला परिवर्तन आपने किया 2017 के बाद, तीरथ जी का नाम भी किसी को नहीं पता था, मीडिया में कितने सारे नाम चल रहे थे। और तीसरा सरप्राइज आपने धामी जी का भी दिया है, ये ठीक है। मगर अब एक सवाल और आता है, और वो सवाल है टिकट कटने को लेकर। आपकी, मैं चिंतन बैठक में था साहब रामनगर, जो आपकी बैठक हुई और जिसके बाद तीरथ जी भी मुख्यमंत्री नहीं रह पाए। उस बैठक में धन सिंह रावत जी ने ऑफ द रिकॉर्ड बताया, आपके तमाम लोग बैठकों में और बड़े नेता इशारों में कह रहे हैं कि 2017 विधायकों के लिए, जो आपके खुद के विधायक हैं, उनकी परीक्षा भी आसान नहीं है। टिकट उसी को मिलेगा जो जीतने की स्थिति में होगा। और ऐसे में सवाल उठ रहा है जोशी जी कि 25 से ज्यादा टिकट कट सकते हैं। अगर ये 25 से ज्यादा टिकट कटे तो क्या एक नया असंतोष आएगा, या त्रिवेंद्र तीरथ जी की तरह सब लोग स्वीकार लेंगे कि पार्टी का जो निर्णय है वो सर्वोपरि है? देखिए, हमारा नेतृत्व एक ऐसा सर्वव्यापी नेतृत्व है कि जो सब लोगों को मिल करके बैठ करके इस तरह के जब विषय आते हैं तो उस पर चर्चा होती है, और चर्चा के उपरांत ही हम लोग जो है कि आगे उस विषय को इम्प्लीमेंट करते हैं। देखिए, आपने जैसे कहा कि टिकट कटना, टिकट बंटना, देखो हमारा जो, हम भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, हमको बेसिकली सबसे पहले हमारा ध्येय और हमारा उद्देश्य है कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकेंड एंड अदर्स में हम थर्ड। तो जब हम नेशन को फर्स्ट मान रहे हैं, पार्टी को सेकंड मान रहे हैं, अपने आप को तीसरे पे रख रहे हैं, तो हम सब लोग कार्यकर्ता हैं। जिसका कार्यकर्ता की जहां पर जो आवश्यकता होती है, अगर आज उसको विधायक के रूप में लड़ाने की आवश्यकता है तो विधायक लड़ाया जा सकता है। आज उसको संगठन के अध्यक्ष के रूप में काम करने की आवश्यकता होती है तो उस पर संगठन में उसको काम पे लगाया जा सकता है। आज किसी निगम बोर्ड में उसको डालना है तो वहां उसको डाला जा सकता है। यानी कुल मिलाकर के जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का हम लोग निर्माण करते हैं, उस निर्माण के बाद उनको क्या जिम्मेदारियां देनी है, वो हमारी जो चिंतन करने वाले लोग हैं, जो समाज के बारे में सोचने वाले लोग हैं, पार्टी के बारे में सोचने वाले लोग हैं, वो उस पर विचार करते हैं। अब कितने टिकट कटेंगे, कितने टिकट बटेंगे और कितने टिकट बचेंगे, मैं इस पर तो चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना आपको बताना चाहता हूं आज कि हम उत्तराखंड में 60+ का जो हमने नारा दे रखा है कि हम 60 से ऊपर सीटें लाएंगे, उसको हम यथार्थ में बदलना चाहते हैं। आज हम सब लोग उसी काम पे लगे हैं। एक एक विधानसभा में, एक एक बूथ में, एक एक मंडल में हम लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किए हैं, और कहां पर जनता की क्या जो हमसे अपेक्षा थी वो उस पर कमी रहेगी, हम उस काम को पूरा कर रहे हैं। हमारे डेवलपमेंट के वर्क्स कौन से छूट गए, हम उसको पूरा कर रहे हैं। कहां पर गैप्स हैं उनको हम ठीक कर रहे हैं। यानी
हम अपने मैनेजमेंट में पार्टी का पूरा संगठन लगा हुआ है और उसके बाद जब चुनाव का समय आएगा तो इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं मिल जाएगा कि कितने टिकट कटे और कितने टिकट बचे। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की 60+ की उत्तराखंड में बनेगी। कांग्रेस कह रही है अब की बार पूर्ण बहुमत की सरकार, बीजेपी कह रही है अब की बार 60 पार। भूपेन गुप्ता जी हमारे सहयोगी चर्चा में जुड़ गए हैं। आप लगातार भूपेन जी सुन रहे हैं, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक, तो आप भी जोशी जी जी से जी। कोई सवाल कर सकते हैं। नहीं, जो अभी बात कही है जोशी जी ने, बिल्कुल अपने जिस तरीके का संगठन जो है हम लोगों ने देखा है पौने 5 साल से जो काम कर रहा है, वो उनकी तैयारी तो पूरी है। लेकिन इसके अलावा जो तमाम जो आपने भी बातें गिनाई, उसमें एक बात और ये गिनाना भूल गए कि कांग्रेस से भी अपने लोगों को जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल करना है। तभी ये लगता है कि ये नारा जो है 60 पार वाला जो आप कह रही है भारतीय जनता पार्टी, उसको दे। आप देखिए राजकुमार को लेकर के आ गए हैं, उससे पहले प्रीतम सिंह को ले आए। अब उसके अलावा अभी चुनाव में काफी समय है, तो लगता है कि कुछ और लोग भी जो है भारतीय जनता पार्टी में, जिस तरीके से कल खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुरेश जी ने ये स्पष्ट करा कि बड़े जल्दी ही नए नाम चेहरे सामने पार्टी में नजर आएंगे। तो उस लिहाज से अगर ये सुरेश जोशी जी का दावा है भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में 60 सीटें लाती है, तो कोई हैरानी वाली बात नहीं है। अच्छा, उसके अलावा सुरेश जी आपसे एक बात और जानना चाहेंगे। अभी आपने लगातार, आज चूंकि पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है, आप ये बात और किस तरीके से मतदाताओं को बताएंगे कि आपने 5 साल में जो विकास किए की बात कही, वो दूसरी बात हो जाती है। लेकिन 3 मुख्यमंत्री की बात करें, केंद्र की तरफ से जो तमाम योजनाएं हैं, उन्हीं योजनाओं को भी पूरा करने में हमें जो है टाइम लगता नजर आ रहा है। आपने जिस तरीके से राज्यपाल की नियुक्ति करके ये मैसेज दिया कि जो है सरदारों के किसानों के साथ, सरदारों के साथ और अल्पसंख्यक के साथ हम खड़े हुए हैं मजबूती से। लेकिन इसके अलावा जनता ये भी तो जानना चाहेगी भारतीय जनता पार्टी से कि 5 साल में 3 मुख्यमंत्री, 5 साल में जमीनी धरातल पे आप किस तरीके से समझा पाएंगे कि किस तरीके से हमने विकास के नाम पर, अगर देखा जाए तो महिलाओं से बात करिए तो वो हमेशा अपने जो है घरेलू बजट की बात करती हैं, युवाओं से बात करिए तो आप कहते हैं कि हाँ हम इस दिशा में बात करेंगे। कार्यकर्ता आपका मायूस है, आपका हताश है। ये भारतीय जनता पार्टी, हम सबसे बेहतर, खुद आप लोग अंदर खाने इस बात को बेहतर समझते हैं। तो आपको लगता है कि इन सब मुद्दों को आप जो है जनता के सामने जब देते जाएंगे तो जनता ये सवाल पूछेगी, तो ऐसी स्थिति में आप कहते हैं 60+, तो कैसे हो पाएगा? ये संभव नजर आता है आपको? देखिए गुप्ता जी, पहली बात तो मैं आपको ये बतलाऊं कि आप तो हमारे बड़े पुराने मित्र हैं और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को आप बखूबी समझते हैं। देखिए, आपने कहा कि 3 मुख्यमंत्री बदले। देखिए, देश काल परिस्थितियां समय के आधार पर परिवर्तन भी होते हैं और ये हमारे हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में कभी ऐसा नहीं कि कोई पहली बार हमने ये काम किया। अनेकों बार मुख्यमंत्री भी बदले गए, अनेकों बार इस तरह की स्थितियां परिस्थितियां भी बनी। लेकिन मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर, मैंने कांग्रेस के मित्रों को भी कल मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें पूछा था कि आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्षों में काम नहीं किया। मैंने कहा मैं आपको चैलेंज करके बतलाना चाहता हूं कि 5 वर्षों के अंदर 2013 से लेके 17 तक उनकी सरकार रही, बजट का क्या प्रोविजन था और 5 साल में हमारी सरकार रही, उसमें क्या बजट का प्रोविजन था। पहले बजट को निकालिए, उससे पता चल जाएगा कि भाई विकास किसने किया। मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया था, 10 वर्ष तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, हमारा सेंट्रल रोड फंड्स का एक पैसा आता है जिसको हम CRF बोलते हैं, उस फंड्स में कांग्रेस ने एक पैसा भी 10 साल में नहीं दिया। कमलनाथ और न जाने कौन कौन इनके मंत्री रहे। हमने इन वर्षों में 600 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष CRF में पैसा दिया है। अभी इसी वर्ष का 800 करोड़ रुपया पैसा हमको मिल चुका है। तो यानी आप जो विकास की बात कर रहे हैं, तो जनता विकास देख रही है और उस पर मोहर लगाएगी। और उसके साथ साथ आप रोजगार की बात कर रहे हैं। अभी कोरोना जैसे काल को टैकल करने के लिए हमने पूरी व्यवस्थाओं को जो है कि सुचारू किया और उन व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए 200 करोड़ रुपए का पैकेज अभी हमने दिया है, जिसमें 6-6 हजार रुपए हम जो हमारे छोटे तबके के लोग हैं, टैक्सी मैक्सी चलाने वाले, टूरिस्ट के व्यापार से जुड़े, उनको हम पैसा दे रहे हैं। हमने आशा वर्कर्स का पैसा बढ़ाया, ग्राम प्रधान का अभी तुरंत पैसा बढ़ाया और वैक्सीनेशन का उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जो दिसंबर तक पूरे राज्य में वैक्सीनेशन हो जाएगा।
यानी हमने कहा था कि जान है तो जहान है। अब आप बतलाइए कि जब आदमी के पास जिंदगी नहीं होगी तो कहाँ राजनीति हो पाएगी, कहाँ व्यापार हो पाएगा, कहाँ इंडस्ट्री चल पाएगी, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो उस दिशा में सरकार कितना तेजी से काम कर रही है, एक एक घर तक एक एक व्यक्ति को वैक्सीनेशन कराने का काम सरकार अभी कर रही है। और साथ ही साथ हमने हर परिवार को, कोरोना काल में ये दुनिया की पहली सरकार है मोदी सरकार जिसने हर परिवार को राशन देने का काम किया। हमने एक मजबूती से अपने पीडीएफ सिस्टम को तेजी से आगे बढ़ाते हुए 5 किलो 10 किलो राशन दिया, और इस स्टेट ने तो उससे भी बढ़ करके 2-2 किलो चीनी भी दी है। इसलिए जनता ये सब देख रही है, विकास कार्य भी देख रही है, रोजगार भी देख रही है, और डेवलपमेंट इन्होंने क्या किया ये भी देख रही है, और देश के अंदर कौन सा नेतृत्व है ये भी देख रही है, देश की सीमाएं किसके हाथ में सुरक्षित रह सकती है, हम तो सीमांत प्रदेश हैं, वो भी देख रही है, देश से आतंकवाद कैसे समाप्त हो सकता है ये भी देख रही है। अब मैं कांग्रेस के नेताजी को आज पढ़ रहा था, माननीय हरीश रावत जी को, उनका स्टेटमेंट है कि भाई भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम के नारे पे चुनाव लड़ेगी, बाकी कुछ नहीं है। देखिए हमें गर्व है, हम हिंदू हैं और हम जो है कि जय श्री राम बोलते हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग एक छोटे से समाज को, हरीश रावत जी जैसे नेता एक छोटे समाज को खुश करने के लिए 80% 85% उत्तराखंड की जनता का अपमान कर रहे हैं। वो जय श्री राम कहना भी जो है उनको जो है कि वो शब्द जय श्री राम जो है उनको नागवारा गुजर रहा है। तो जब ऐसे लोग अगर परिवर्तन की बात करेंगे, ऐसे लोग सत्ता में आने की बात करेंगे, तो निश्चित तौर पर देखिए इससे कहीं न कहीं सांप्रदायिकता की बू आती है। भाई जय श्री राम कोई पॉलिटिकल नारा थोड़ा ना है, भाई जय श्री राम तो सभी बोलते हैं। आप भी जब मिलते हैं गुप्ता जी तो राम राम जी बोलते हैं, दूसरा भी मिलता है तो राम राम जी बोलते हैं। जिस पार्टी के नेता को भगवान राम का नाम लेने में भी शर्म आ रही है, वो सिर्फ इसलिए कुछ मुट्ठी भर वोटों के लिए वो लोग आज परिवर्तन की बात कर रहे हैं, या वो लोग आज विकास की बात कर रहे हैं। देखो हम गर्व से कह सकते हैं, हम जय श्री राम तो हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, हम भी बोलेंगे, लेकिन जय श्री राम का मतलब ये नहीं है कि भाई हम विकास को परे छोड़ देंगे, हम बेरोजगारी को छोड़ देंगे, हम प्रदेश की कानून व्यवस्था को छोड़ देंगे, प्रदेश की शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था को छोड़ देंगे। वो सब अपने साथ है। इसलिए ऐसे लोग कभी भी सत्ता में ना आ सकते हैं, न इनको सत्ता का सपना देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैंने कहा ना, 60+ से बनी। एक चीज आप बताइए, आपने कहा कि कांग्रेस अगर मुट्ठी भर लोगों को खुश करना चाहती है, अभी हरीश रावत जी से भी हमारी बात हुई थी तो उनका कहना था हम तो जय श्री राम के साथ जय श्री गणेश भी बोलते हैं। लेकिन जो है क्या आपको भारतीय जनता पार्टी तो इस बात की नाराजगी है या गुस्सा है कि अगर मुट्ठी भर लोग हैं तो वो क्या देश के नागरिक नहीं है, वो प्रदेश के नागरिक नहीं है, या क्या वो हमारे जो है सम्मानित वोटर नहीं है? तो ऐसी स्थिति में आपको उनको गले लगाने की जरूरत नहीं है। मेरी कई मुसलमान साथियों से बात हुई है, खासतौर से जो पार्टी के अंदर है या पार्टी के बाहर है, उनका कहना है कि अगर हमें भारतीय जनता पार्टी अंगीकार करती है, हमें गले लगाती है, तो हम सहर्ष उनके साथ जाने को तैयार हैं। एक ये वैचारिक मतभेद पैदा किया जाता है कि अगर वो जय श्री राम कहते हैं और हम अगर अल्लाह अकबर कहते हैं या हम कुछ और कहते हैं तो हमारे प्रति जो है एक दुर्भावना से देखा जाता है। अगर हमें आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी अगर गले लगाती है, हमारे के लिए जो है कुछ करती है, बल्कि तमाम जो पढ़े लिखे जो बुद्धिजीवी अगर हम बात करें मुसलमानों की, तो उनका भी ये कहना था कि खासतौर से केंद्र में जब से मोदी की सरकार आई है तब से सबसे ज्यादा अगर किसी ने चर्चा करी है या किसी ने कुछ हमारे समाज के लिए किया, हमारी वर्ग बिरादरी के लिए, तो इसी भारतीय जनता पार्टी में हुआ। तो ये जो आपने अभी बात कही कि केंद्र मुट्ठी भर, तो ये इस तरीके से बयान कहीं ना कहीं जो है मुट्ठी भर लोगों को नाराज कर देते हैं, और आप उस नाराजगी का फायदा जो है एक बहुआयत में जो हिंदू है वो एकजुट हो जाता है, तो आप उनको खुश करने के लिए जानबूझ के इनके लिए इस तरीके की टीका टिप्पणी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए मेरा मुट्ठी भर लोगों से कहने का अभिप्राय ये नहीं था, मेरा ये था कि भाई जिस देश के अंदर भगवान राम को आराध्य माना जाता हो, जिस देश के अंदर भगवान राम की पूजा की जाती हो, जिस देश के अंदर भगवान राम के नाम से जन्म और मृत्यु होती हो, अगर किसी पार्टी का नेता अगर अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए उन शब्दों का प्रयोग करे कि भाई भारतीय जनता पार्टी कोई विकास नहीं करती है, जय श्री राम के नाम पर वोट मांगती है, उस पर जनता विचार करेगी, मेरे प्रश्न का जो उत्तर था वो ये उत्तर था। जहां तक आपने अल्पसंख्यक भाइयों की बात की है, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार एक ऐसी सरकार है जिस सरकार में सबसे ज्यादा ग्रोथ अल्पसंख्यक भाइयों की हुई है। हमारी जो भी सामाजिक क्षेत्र की जितनी योजनाएं हैं,
चाहे वो जनधन की योजना हो, चाहे बीपीएल की योजना हो, चाहे अन्य योजना हो। अगर आज आप उत्तराखंड के अंदर, देश के अंदर बायोडाटा निकालेंगे तो सबसे ज्यादा बेनिफिट्स अगर हमारे इन योजनाओं का किसी ने लिया होगा तो मुस्लिम समाज के भाई बहनों ने लिया होगा। क्यों? क्योंकि भाई जिस स्थिति में इन 70 वर्षों में इस कांग्रेस ने इनको रखा था, उसको आगे लाने का, उसको आगे बढ़ाने का, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे आर्थिकी का क्षेत्र हो, वो कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए जो है आज वो लोग भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में। अब आप बताइए, 3 तलाक जैसा कानून जो मुस्लिम बहनों के साथ, उनको एक तरह से मैं कहता हूं कि जो नर्क में रखा गया था, वो कानून किसने लागू किया, किसने पास किया? अगर उस समाज के बारे में हम नहीं सोचते तो क्या ये संभव था क्या? लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है, हमने उसको कभी वोट बैंक नहीं माना। हमने जो है कि सब पूरे देश के अंदर जितने लोग निवास करते हैं, जितने लोग मतदान के अधिकारी हैं, वो सभी वोट बैंक हैं। लेकिन कांग्रेस जो है तुष्टीकरण की राजनीति करती है। उसने जो 70 साल तक राजनीति देश के अंदर की, उसने हिंदुओं को, मुस्लिमों को, क्रिश्चियंस को, सिख को ऐसे बांट बांट करके राजनीति की। अब देश के लोगों की समझ में ये आ चुका है कि भाई कांग्रेस जो है, जिस तरह से भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस तरह से वोट का विभाजन कर करके देश में राजनीति करना चाहती है, तुष्टीकरण करना चाहती है। इसलिए आज कांग्रेस के पतन का एक बड़ा कारण यह है। अब आपने देखा, चुनाव आते ही अगर कांग्रेस का एक बड़ा नेता इस तरह का बयान देगा तो उसका क्या अर्थ निकालेंगे, क्या मतलब निकलेगा? एक समाज को कहीं कहीं तो ठेस लगेगी ना। तो ये विषय तो आना ही नहीं चाहिए। आपने कहना चाहिए कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है और हम जो विकास करने वाले हैं, उन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। तो जय श्री राम आ कहां से गया और आ क्यों गया, मैं ये पूछना चाहता हूं। और 4 दिन पहले उन्होंने जो है कि सिख समाज के बारे में क्या कहा, हटेमा के जो है कि गुरुद्वारे में जाकर के वो कहते साहब मैं तो सफाई कर रहा हूं, मुझे माफ कर दीजिए। तो इससे एक आज ही का विषय नहीं है, इससे उनकी भावनाओं का पता चलता है, उस नेता की भावना का, कि जो प्रदेश के अंदर सांप्रदायिकता के आधार पर वोट प्राप्त करके सत्ता प्राप्त करना चाहता है, ये साफ साफ और बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। एक आखिरी सवाल जोशी जी आपसे करना चाहेंगे। राजनीतिक चीजों पर तो आपने बहुत सारा बता दिया, क्या ये 2022 आखिर कुर्सी किसकी जो हम टैगलाइन लेकर चल रहे हैं, इसमें क्या एक सवाल जनता आपसे ये भी पूछेगी जब आप जन आशीर्वाद मांगने जाएंगे कि आपने साहब एक वादा महंगाई कम करने का भी किया था, ये कांग्रेस से नहीं पूछा जाएगा? आप केंद्र में, यूपी में और उत्तराखंड में आपकी सरकार है, क्या गैस के मामले में, पेट्रोल डीजल के मामले में, सब्जियों के मामले में, हालांकि कोरोना जैसे संकट से भी आप इस समय से गुजरे हैं, उसके बाद क्या महंगाई को लेकर कोई सवाल आपसे पूछेगी जनता? देखिए गौरव जी, पहली बात तो मैं आपको ये बतलाऊं, निश्चित तौर पे देखो, सरकार में हम हैं, चाहे केंद्र की सरकार है, चाहे प्रदेश की सरकार है, हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है, जो भी प्रश्न जनता के होंगे, जो प्रश्न है उनका समाधान भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम ये कहने वाले नहीं है कि उन समाधानों के लिए कांग्रेस या अन्य दल आएंगे। निश्चित तौर पर देखिए, महंगाई के विषय में भी प्रश्न आएगा, बेरोजगारी का भी प्रश्न आएगा, डेवलपमेंट का भी प्रश्न आएगा, शिक्षा और स्वास्थ्य का भी प्रश्न आएगा। इन सारे प्रश्नों का उत्तर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में देगी और उन सारे उत्तरों की हम संपूर्ण तैयारी करके बैठे हैं। तो इसका मतलब है कि सुरेश जोशी जी को हम लोग 2022 में जो है विधानसभा में देखेंगे? नहीं भूपेंद्र जी, नहीं, ये सपना आपका पूरा नहीं होगा। मतलब अभी संगठन का ही जो है सेवा का विस्तार का काम चलेगा? बिल्कुल, संगठन ही सेवा है। तो ये कितने दिनों तक आप जैसे जो तमाम ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं, तमाम लोग हैं, आप वरिष्ठों के टिकट काटने की जो है सुगबुगाहट चल रही है, ये किसी से छिपा नहीं है। पार्टी के अंदर हो या पार्टी के बाहर हो, पावर कॉरिडोर की बात करें तो सब जगह यही चर्चा है। तो फिर बचा कौन? अगर आपने 12 या 20 टिकट काटते हैं आप, उसके अलावा तो क्या जो कांग्रेस में से और जो साथी हैं ये वही फिर दिखाई देंगे हमें विधानसभा में? ये वाकई में जो ऊर्जावान कार्यकर्ता है, दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता है, झंडा उठाने वाला कार्यकर्ता है, फिर वो उसी तरीके से संगठन के नाम पे एक बार फिर चला जाएगा क्या? नहीं भूपेंद्र जी, ऐसा है कि पार्टी के अंदर जो हमारा सक्षम कार्यकर्ता होगा और हमको जो है कि जिन कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ा करके नेतृत्व देना होगा, उन सभी कार्यकर्ताओं की सूची जो है कि केंद्रीय नेतृत्व के पास है। उसमें से जिस विधानसभा के अंदर जो हमको उपयोगिता लगेगी, जो उपयुक्त प्रत्याशी होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा, उसको हम लोग चुनाव जिता करके लड़ा करके विजयश्री प्राप्त करवाएंगे। न्यूज इंडिया उत्तराखंड में जोशी जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी तमाम विषय, तमाम चर्चा पर हम आपको जोड़ते रहेंगे। भूपेंद्र जी को चर्चा में मैं जोड़ता हूं। भूपेंद्र जी, जिस तरह से आपने देखा कि
तमाम जो इस बार मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में रहे, चाहे वो अनिल कपूर डब्बू हों, बोरा जी हों कांग्रेस से, और फिर सुरेश जोशी जी, सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से ये बात रखी कि दल बदल जैसे बड़े विषय को बहुत हल्के में लिया जा रहा है। अगर भाजपा में लोग आ जाते हैं तो कांग्रेस इस पर कोई बात नहीं कहती, वो कहती है सब जो है हमारा आस्था हमारे में जागी पार्टी की, और भाजपा के लोग आ गए। अभी कांग्रेस के लोग डरे हुए हैं। जिस तरीके से हरीश रावत जी ने पूरा, कल एक वीडियो उनका वायरल हुआ कि वो रो रहे थे और उनका गाना पूरा वायरल हो रहा है, मगर दूसरी खबर ये आई कि राजकुमार जी चले गए, और ऐसे समय में उनको जाकर विधानसभा अध्यक्ष से ये कहना पड़ रहा है साहब दल बदल कानून इन पर लगाइए, और ये ऐसे नहीं जा सकते थे। क्या कहेंगे भूपेन जी, उत्तराखंड की 20 साल की राजनीति में दल बदल एक खेल जैसा हो गया है, सिर्फ सत्ता पाने का विकल्प रह गया है? किस तरह से देखते हैं भूपेन जी? देखो, आप ऐसा बहुत बारीक बात है कि अगर आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और वो 60 सीटों पे आने का दावा करती है, या उससे पहले की अगर हम बात करें तो पहले के चुनावों की, पहले की सरकारों की, तो ये दल आज की डेट में केवल राजनीतिक दलों ने अपने फायदे के लिए, अपने 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 किस तरीके से वो सत्ता में लगातार बरकरार रहे, बने रहे, उससे उन्हें मतलब है। बाकी और चीजों से कोई मतलब नहीं। नियम और कायदे बनाए जाने से पहले यहाँ उसके तोड़ और उसके किस तरीके से हम उसका फायदा ले सकते हैं, ये पहले से ही तय हो जाता है। तो इन तमाम विषयों पे बात करना खासतौर से चुनावों के पहले एक तरीके से बेमानी हो जाता है। सिर्फ बात ये होती है कि जिसके हाथ में मलाई नहीं लगती है, या जिसके हाथ में कटोरा नहीं लगता है, या जिसके हाथ में वो ताकत उसे लगता है कि अब नहीं मिलेगी या आती हुई दिखाई देती है, तो वो इस तरीके से दल बदल कानून की भी बात करने लगता है, तमाम मंचों पर जाकर के अपनी पीड़ा कहने लगता है, तमाम तरीके की जो है कहना चाहिए अभिनय और नाटक इस तरीके के हम सबको दिखाई देने लगते हैं। ये कोई बहुत नई बात नहीं है, नए इस तरीके की चीजें नहीं है। आज जो कांग्रेस से टूट करके भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, तो अब आप ये देखिए कि कांग्रेस वाले जो है हल्ला गुल्ला मचाना शुरू कर दिया। तमाम तरीके की आपको जो है कानूनी चीजों की दुहाई देते नजर आएंगे, आपको आचरण व्यवहार की बातें करते हुए नजर आएंगे, किस तरीके से उनके साथ कुछ हाराघात हो गया, उन्होंने किस तरीके से उनको पाला था, पोसा था, सीखा था, राजनीति में एक मुकाम पे पहुंचाया था, और आज वो जब जाने लगे तो भावनात्मक तौर से वो अपने आप को सीधे सीधे जोड़ने लगते हैं। लेकिन जब दूसरे दल का लोग उनके यहाँ आते हैं, सदस्य उनके यहाँ आते हैं, तो वो कहते हैं कि ये अपने हिसाब से तुरंत उनकी परिभाषा बदल जाती है कि ये घर के ये भूल लोग हुए थे, ये सुबह रास्ता भटक गए थे, शाम को घर आ गए हैं, तुरंत वहां पे उनकी बोली भाषा और उनका आचरण व्यवहार बदल जाता है। तो ये कुल मिला के उत्तराखंड जैसे छोटे राज्यों में इस तरीके का खेल होना, ये बहुत ज्यादा ये बताता है कि किस तरीके से राजनीतिक दलों में, खासतौर से जनप्रतिनिधियों में, उनकी राजनीतिक इच्छाएं, इच्छा शक्ति इतनी मजबूत और इतनी बड़ी हो गई है कि वो इन सब चीजों को बहुत ज्यादा सामान्य तौर पर देखते हैं, और जिस तरीके से आपने कहा कि क्या मजाक बना दिया, तो वो उसको गौर मान लेते हैं। अब आज की डेट में अगर आप प्रदेश की चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जो तमाम लीडर्स हैं, 20 साल से आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि 20 साल से सभी नेताओं से आप बात करिए, कैमरे के आगे तो कहना उनकी अलग मजबूरी होती है, लेकिन किसी में ये डर नहीं दिखाई देता है। न उनको इस बात का डर है कि वो अगर मैं छोड़ के जाऊंगा तो प्रदेश की जनता क्या कहेगी, मेरी विधानसभा के मतदाता मुझसे क्या सवाल करेंगे या उन्हें क्या जवाब देना है। वो मानसिक रूप से इतना तैयार हो जाते हैं पहले ही कि उन्हें मालूम होता है कि उन्हें विपक्ष को क्या जवाब देना है, सत्ताधारी दल में अपना क्या बात कहनी है, या जनता के बीच में उनको किस तरीके के शब्दों और किस तरीके के भाषणों से खुश करना है। तो ये नेता राजनेता बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और ये जो संविधान की हमारी कमजोरी है, या हम कहें कि राजनीतिक इच्छा शक्ति, जो राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति अगर कमजोर होती हुई नजर आ रही है, तो उन्हें किसी को लेने में कोई, आज देखिए आज जिस तरीके से AIMMC ने एक खासतौर से कह दिया उत्तर प्रदेश में कि जो है अतीक अहमद और उनकी पत्नी और उनके वो भाई आगे, तो एक आप बताइए अपराधी को, आप जहां पूरा प्रदेश जो है लगातार अपराधी का विरोध कर रहा है, उसको सक्रिय राजनीति से लेकर के नेशनल क्राइम ब्यूरो तक का उनका सबका हवाला दे रहे हैं, तो वहां दूसरा पार्टी तुरंत उसको लपकने को तैयार बैठी है कि किस तरीके से मुख्तार अंसारी को, अतीक अहमद के रिश्तेदारों को हम अपने दल में शामिल करके आज जो है हम एक मुसलमान के मसीहा के रूप में सामने आए। तो इस तरीके से ये चाहे उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे प्रदेश देश का कोई भी प्रदेश हो, उसमें ये सब चीजें खासतौर से चुनाव से पहले आप सारे दल आपको बात करते मिलेंगे, किसी भी मंच पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको ये बताएंगे कि नहीं इस दिशा में हमें आज काम करना पड़ेगा, हमें आगे आना पड़ेगा। लेकिन जहाँ सत्ता की बात आती तो वहां पे ये सब तमाम चीजें गौर हो जाती हैं, तो वहां गौण उन्हें हो सिर्फ जाती अपना हैं। राजनीतिक फायदा अपना फायदा उनको दिखाई देता है, और वो फायदे के लिए किसी को भी गले लगाने को तैयार है, किसी को भी जो है किसी का भी गला काटने को भी तैयार है।
तो इससे जो भूपेन है ये लेकिन ये है कि भूपेन जी, एक आखिरी संपादकीय टिप्पणी मैं और लेना चाहूंगा, क्योंकि ये खबर लगातार राजकुमार के बाद अब चर्चा का विषय बनी हुई है। क्या प्रीतम सिंह पवार और राजकुमार के बाद अब राम सिंह खेड़ा बीजेपी में शामिल होंगे? सुबह से मैं उनसे बात करने का प्रयास कर रहा था। एक आम विधायक को जब फोन करो तो, और मीडिया के लोग जब फोन करते हैं तो बहुत तेजी से फोन उठाते हैं और बातें रखते हैं। मगर आज सुबह से लगातार कई बार बात करने के बाद, और जबकि उनके जो साथ के लोग जो फ़ोन रिसीव कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि विधायक जी कहीं व्यस्त हैं, हम आपकी बात कराते हैं। मगर राम सिंह खेड़ा ने अपना ना पक्ष रखना का प्रयास किया, ना उन्होंने इस विषय को खारिज करने का प्रयास किया। क्या कहेंगे, क्या संपादकीय टिप्पणी है आपकी? क्या अब प्रीतम सिंह पवार वाली लिस्ट में राम सिंह खेड़ा भी शामिल हो जाएँगे? क्योंकि भाजपा के अपने आप को एसोसिएट मेंबर वो बताते आते रहे हैं। त्रिवेंद्र, तीरथ और धामी सरकार में वो कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री के बगल में खड़े नजर आते रहे हैं। क्या कहेंगे, और कितने समीकरण बदल जाएंगे भीमताल विधानसभा के? देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि राम सिंह खेड़ा या इसके अलावा भी आपको आने वाले दिनों में एक आध चेहरे, एक आध नाम और अभी आपको तैरता हुआ दिखाई देगा प्रदेश की राजनीति में, कि जो हो सकता है कि बहुत ही जल्दी जो है आपको किसी राजनीतिक दल में दिखाई देंगे। लेकिन देखिए राम सिंह खेड़ा एक युवा है, उन्होंने छात्र राजनीति से अपना जो है स्टार्ट करा है करियर, और आज अपनी विधानसभा में वो इतनी मजबूत स्थिति में है कि चाहे वो कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी आए सामने या भारतीय जनता पार्टी का है, वो उनको टक्कर देने की स्थिति में आज की स्थिति में नहीं दिखाई देता है। आज अच्छा राम सिंह खेड़ा भी उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थोड़ा सा ज्यादा है, और लेकिन इस दौरान उन्होंने पिछले 5 साल जिस तरीके से जनता के बीच में वो रहे हैं, उनके दुख दर्द को उन्होंने बांटा है। अपनी विधानसभा से लेकर देहरादून तक में तमाम मंचों पर, चाहे उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने रखा हो, चाहे तीरथ सिंह रावत के सामने रखा हो, या पुष्कर धामी के सामने, तमाम जैसे रखते हैं अपनी समस्याओं को, और वो इस बार कंफर्ट जोन में नजर आते हैं। कंफर्ट जोन इस तरीके से आता है कि एक तो राम सिंह खेड़ा युवा मुआ है, उसके साथ साथ प्रदेश के पास इस समय युवा नेतृत्व है, युवा पुष्कर सिंह धामी युवा है, तो दोनों में काफी सिमिलरिटीज नजर आती हैं, और दोनों के तालमेल आता है, दोनों की बातचीत का पहले से ही दौर शुरू था। ये मुख्यमंत्री बनने से पहले पुष्कर सिंह धामी का, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। राम सिंह खेड़ा भी ये जानते हैं कि ठीक है, भले ही मैं विधानसभा का चुनाव जीत जाऊंगा, अपने मतदाताओं का आशीर्वाद ले आऊंगा, लेकिन अगर इस बार भी मुझे कहीं अगर सत्ता में कहीं भागीदारी नहीं मिली या मुझे कोई पद नहीं मिला, तो मैं तब तक इस तरीके से जनता की बातों को कमजोर तरीके से रख करके जो मैं लाभ दिला पाने की स्थिति में हूँ, वो लाभ नहीं दिला पाऊंगा। अपने समर्थकों की जो तमाम उम्मीदें हैं, जो उनकी तमाम इच्छाएं हैं, उनको पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो उनको इस दिशा में भी उनकी मैंने देखा है कि लगातार उनका चिंतन या उनका प्रयास रहता है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आने वाले दिनों में राम सिंह खेड़ा भी आपको जो है शामिल होते हुए नजर आए, उनकी भी काटपोसी हो जाए। और भारतीय जनता पार्टी तो इस समय लपकने को तैयार बैठी है कि आप कोई भी आए, उनको लगता है कि ये जीत का, अगर उसके पास 1% का भी जीत का उसके पास लगता है कि किसी भी सर्वे में, किसी भी जो है समीकरण में वो फिर बैठता है, तो भारतीय जनता पार्टी इस समय छोड़ने के मूड में नहीं है। आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक सर्वे है, जो उनके अंदर खाने बैठक है और जो चर्चा है, उनमें भी जो है देखा जाए तो कुमाऊं के लिहाज से कई सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का गणित उस तरीके का नजर नहीं आता है जैसा खुद पार्टी चाहती है या पार्टी के बड़े नेता चाहते हैं। तो ऐसे जब हालात भारतीय जनता पार्टी के सामने है, और उधर राम सिंह खेड़ा की राजनीतिक महत्वाकांक्षा काफी बड़ी होती हुई नजर आ रही है, 5 साल से वो लगातार सड़क पे और अपनी विधानसभा पे संघर्ष कर रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। और दोनों हाथ अगर एक दूसरे से मिल करके आपको नमस्कार की मुद्रा में दिखाई दे, तो आप इसे कोई बड़ा आश्चर्य या बड़े अतिरिक्त की बात सामने नहीं होगी। भूपेन जी, आप इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरी तरह से हम जिस तरह दिखा रहे थे कि आखिर 2022 आखिर कुर्सी की जंग जो है वो बढ़ती चली जा रही है, और इस जंग में लगातार आप देख रहे हैं एक के बाद एक नाम ऐसे सामने आ रहे हैं जो कि पाला बदल रहे हैं। हालांकि कांग्रेस अपने तरीके से अपनी गणित को और सुधारने में लगी है, जबकि बीजेपी लगातार एक के बाद एक बड़ी चोट कांग्रेस को देती आ रही है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो वो भी इस पूरी 2022 के दंगल में अपनी लिस्ट अक्टूबर तक लाकर एक बार फिर कोशिश करेगी कि वो इस दंगल में शामिल हो पाए। मेरे साथ अभी इस चर्चा में इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज इंडिया उत्तराखंड। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया उत्तराखंड।